गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो कमेंट आप लोग क्लास के बाद कर लीजिएगा। जो भी कमेंट करना होगा, जो भी सवाल पूछना होगा, क्लास के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और मैंने पहला चैप्टर आप लोग का पिछले लेसन में स्टार्ट किया था, जीव एवं उनका वर्गीकरण, जिसमें लगभग सभी बातें मैंने बता दिया था और बताया था कि जब हम कुछ चैप्टर इधर का पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरा चैप्टर जो है पढ़ रहे थे, कोशिका एवं उत्तक। देखिए, तो दूसरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी, ठीक है। प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या अंतर है। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन के पर्पज से एक सेल बनाते हैं। सेल गोला नहीं हुआ, एक मिनट रुक जाइए। एक सेल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सेल, ठीक है। तो सेल में मैंने आप लोगों को बहुत सारा पार्ट्स जो है, ऑर्गन जो है पढ़ा दिया था, ठीक है। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोजम, ठीक है। फिर से और क्या पढ़ाया था, राइबोसोम्स, ठीक है, प्लासिड्स, जिसमें 3 टाइप के होते थे पादपों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने लगभग, और भी कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। एक यहाँ पे सेंटर में था न्यूक्लियस। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया सेल। और जो लोग भी पिछला लेसन नहीं पढ़े हैं वो लोग पिछला लेसन पढ़ लेंगे, तभी ये आपको चीजें समझ में आएगी। जो लोग भी पिछला लेसन नहीं पढ़े होंगे उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सेल में जो ये द्रव्य बड़ा रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। आप लोग को पिछले क्लास में बता दिया था, ठीक है, कि सेल के अंदर जो ये द्रव बड़ा रहता है इधर चारों तरफ, ठीक है, ताकि ये आपस में सब टकराए नहीं, ठीक है, ऑर्गन आपस में टकराए नहीं। इसी में यहाँ पे क्या बड़ा रहता है, द्रव भरा रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैंने बताया था कि जैसे एक सेल में इतने सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, लगभग ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस में भी बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। और इस लिक्विड, ये जो लिक्विड होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड या फिर केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। और जो केंद्रक द्रव होता है यानी न्यूक्लिक जो एसिड होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। इसी को हमें आज डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जोड़ देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, जीव द्रव। तो ये सारी चीजें जो है मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। तो आज हम लोग स्पेशली स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर जो ये डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है, ये सारी चीजें, जीन है, सब चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अब लेसन को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग इन सब चीजों को पीछे, मैं उम्मीद करता हूं कि 3 लेसन हुआ है, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए देखिए और सुनिएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोजम। आप लोग को याद होगा सेल डिवीजन का काम कर रहा था। कोई नया सेल बनाना हो तो कौन काम कर रहा था, सेल डिवीजन काम कर रहा था, ठीक है। तो सेंट्रोजम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बना दें, राइबोसोम्स बना देते हैं, ठीक है, प्लासिड्स बना देते हैं और सेंटर में रख देते हैं न्यूक्लियस को। तो अब देखिए, आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, न्यूक्लियस जो है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है किसको देता है, सेंट्रोजेम को देता है। किसको देता है, सेंट्रोजेम को देता है। सेंट्रोजेम को क्यों देता है, कि नया सेल डिवीजन करके वो क्या कर सके, नया कोई सेल बना सके। तो न्यूक्लियस के पास हमारा क्या पाया जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाया जाता है। जैसे कि अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक बैगन है, कैसे बनाए बैगन,
ठीक है, ये एक बैगन है, ये भंटा है, जो भी है आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि एनिमल में भी सेल पाया जाता है, प्लांट में भी सेल पाया जाता है। एनिमल की भी सबसे छोटी इकाई जो यूनिट होती है उसे ही सेल कहते हैं, इसमें भी सेल कहते हैं। तो इसके पास भी लगभग बहुत सारे, मैंने बताया था इसके सेल में भी लगभग बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी। तो जब हम एक बैगन का सेल लेंगे और उस सेल में क्या लेंगे, न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाया जाएगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं बहुत सारे, अभी आगे से डिटेल में पूरा खोलेंगे हम लोग तो पढ़ेंगे। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, सेल में आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, यानी हमारे सेल में क्या होगा, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इन द सेंस क्या है कि हम आदमी हैं, हमारी 2 आंखें हैं, हमारी 2 पैर हैं वगैरह सारी चीजें जो भी हमारे विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि आदमी का बच्चा आदमी क्यों होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भाई, आदमी का बच्चा आदमी ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन में जो होता है ना, थोड़ा सा स्लाइटली परिवर्तन हो जाता है। तो आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे, कभी किसी का 3 आंखें हो जाता है, कभी किसी का 6 उंगली भी हो जाता है। तो 6 उंगली वाला तो बच्चा जीवित रह जाता है, लेकिन जब किसी की 3 आंखें हो जाती है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। तो ऐसे बच्चे जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होता है उसमें कभी क्या होता है, रिएक्शन जो होता है, ये सब क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, सारे रिएक्शन ही है। तो कभी कभी रिएक्शन में गड़बड़ेशन की वजह से किसी को 3 आंखें भी हो जाती हैं, तो वो अलग बात है। तो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्लियर हो गया। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है किसको देता है, सेंट्रोजोम को देता है, सेंट्रोजोम को। और सेंट्रोजोम क्या करता है, मैंने आप लोग को बताया था, सेल डिवीजन करके नया सेल बना देता है। ठीक, तो अगर हम बात करें, तो अब हम अगर थोड़ा सा इसको और समझिएगा, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा यहां से। तो ये एक बैगन है, ठीक है। अब बैगन का हमने क्या निकाला, न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, यानी एक बैगन का हमने सेल लिया और उस सेल में से बैगन का हमने न्यूक्लियस को यहां पे ले लिया। तो न्यूक्लियस को हम लोग जूम कर दिए। तो न्यूक्लियस को हमने जूम किया तो इसमें कई तरीके की इसमें प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, तो बैगन के जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि इसका एक ऊपर से ऐसे आकृति होता है, ये ऐसे होता है, इसका गोल होता है, तो इसमें कई तरीके के क्या है, न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस टाइप का होता है कि बैगन का कलर कैसा होगा, ठीक है, इसका आकार कैसा होगा, इसकी साइज कितनी बड़ी होगी, ठीक है, इसका मतलब कि ये कितने दिन में मैच्योर हो जाएगा। तो ये 3 चीजों देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बैगन के न्यूक्लियस में ये 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि इसका कलर कैसा होगा, आकार कैसा होगा, साइज कैसा होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, हर व्यक्ति का अलग होता है। तो एक बैगन में ये 3-4 चीजें हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमने जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखा, तो ये 4 बातें पाई गई। एक यहाँ पे और कुछ रख लीजिएगा, लंबाई रख लीजिएगा कि ये कितना लंबा होगा, ठीक है। तो ये 4 बातें जो यहां पे पाई गई किसके अंदर, बैगन के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्ट वो थोड़े से बहुत ही क्या होते हैं, दुष्ट टाइप के होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इस न्यूक्लियस को जूम करके देखा, जूम करके देखा तो ये पाया गया, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाया गया। तो अब अगर आप सोचिए कि ये है कद्दू, कद्दू देखिए ना, कद्दू कोहरा, ठीक है, कद्दू है। तो कद्दू में भी क्या होगा, एक सेल होगा, और सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर इसका भी क्या होगा कि ये कैसे कलर का होगा, ठीक है। तो एक कलर का इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, इसका भी आकार का एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, साइज का भी कद्दू का एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, और लंबाई का भी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कद्दू के सेल में भी ये लगभग 4 बातें पाई जाएगी कि कद्दू का साइज, कलर किस रंग का होगा, आकार किस रंग का होगा, साइज किस रंग का होगा, लंबाई किस लोग का। बैगन का भी न्यूक्लियस में चीजें पाई जाएंगी, कलर कैसा होगा, आकार कैसा होगा, साइज कैसा होगा, लंबाई होगा। तो बैगन का कलर के लिए यहां पे बैगन के जैसा। अब देखिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि बैगन के न्यूक्लियस से, यानी बैगन का एक सेल लिया, सेल का न्यूक्लियस लिया, और न्यूक्लियस में से जेनेटिकली क्या किया, कुछ चेंज किया। चेंज कैसे किया, तो इसमें से जो ये कलर, ये मान लेते हैं कि ये कलर है, बैगन को कलर कौन प्रदान करता है, ये वाला लाइन जो है बैगन को कलर प्रदान करता है, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि बैगन की ये जो कलर प्रदान करता है ना, ये वाला हिस्सा जो है, देखिए ये एक नहीं हट रहा है, समझ लीजिए कि इसको हटा दिया, बैगन में से इसको क्या किया, हटा दिया, इसको हटा दिया। और ये कद्दू वाला जो कलर था, सॉरी साइज था, इसको मान लेते हैं ये वाला साइज, ठीक है। बैगन का साइज कौन बताता है, ये वाला बता रहा है।
बैगन का साइज ये वाला बता रहा है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, बैगन के न्यूक्लियस में कुछ परिवर्तन किया, तो जिससे पता चला साइंटिस्टों को कि ये 4 प्रॉपर्टी जेनेटिकली इंफॉर्मेशन जो एक बैगन के न्यूक्लियस में है, ये 4 प्रॉपर्टी है। तो इसका बैगन का जो साइज है वो किसके वजह से है, इस वाले की वजह से। तो इस वाले को क्या किया साइंटिस्टों ने, निकाल दिया, अलग कर दिया, इसको यहां से खींच दिया। और ये कद्दू वाला जो इसका कद्दू का जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन था न्यूक्लियस में, तो कद्दू वाला का जो साइज था ना, ये वाला मान लेते हैं ये कद्दू का साइज बता रहा है, इसको उठा के इन्होंने क्या कर दिया, यहां पे डाल दिया। कहां डाल दिया, यहां पे डाल दिया। तो अब बताइए कि इसका तो सारा चीज वही है, बैगन वाला है, लेकिन इसका साइज किसका आ गया, इसका साइज आ गया कद्दू वाला। तो अब ये जो बैगन होगा क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। मॉडिफाइड क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में परिवर्तन करके किसका जेनेटिकली प्रॉपर्टीज डाल दिया गया, कद्दू का। तो अब ये कैसा हो जाएगा, कद्दू जैसा, माने कलर इसका बैगन जैसा रहेगा, आकार भी बैगन जैसा रहेगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, अब ये कद्दू जैसा बड़ा हो जाएगा ये बैगन। लंबाई भी वही रहेगा क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया गया। तो लेकिन साइज जो है किसका डाल दिया गया, न्यूक्लियस निकाल के बैगन का, बैगन में डाल दिया गया कद्दू का। तब ये जो बैगन होगा कैसा होगा, साइज में जो होगा कद्दू जैसा, लेकिन कलर, आकार और लंबाई में कैसा होगा, बैगन जैसा। तो इसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो आप लोग सुने होंगे मार्केट में बीटी बैगन, ठीक है। तो आप करेला देखते होंगे तो पहले छोटे छोटे करेले आते थे, अब देखिएगा लंबा लंबा करेला आता है, क्यों, वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो ऐसा किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप सोचिए कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे प्लांटों में किया गया, तो यहां तो ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर सभी चीजें देखने के लिए ऐसा कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अच्छा एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए भारत में एक गाय पाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम है फिजिशियन गाय। कौन सी गाय, फिजिशियन गाय। सबसे ज्यादा दूध जो देती है ये फिजिशियन गाय भारत में देती है, सुजाता जी वाली गाय होगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये भारत की ऐसी गाय है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, माने दे रही थी, पहले तक दे रही थी। एक है हॉलस्टीन, ठीक है, हॉलस्टीन गाय। तो ये एक्चुअली इंग्लैंड की गाय है हॉलस्टीन। तो अब देखिए हॉलस्टीन गाय जो है, कौन सी गाय है, हॉलस्टीन, ये कितना लीटर दूध देती है, 80 लीटर दूध देती है। तो अब क्या है, अब इसको भारत लाया जाएगा तो ये भारत में सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको जो है ठंडा मौसम में रहने की आदत है, भारत में गर्मी रहती है, तो गर्मी में ये मर जाएगी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस हॉलस्टीन गाय का एक सेल लिया, क्या लिया, एक सेल लिया, और उस सेल में से इन्होंने क्या लिया, उसका न्यूक्लियस लिया। और न्यूक्लियस जब यहां पे लिया तो ये हो गया आपके हॉलस्टीन गाय का न्यूक्लियस। क्या हो गया, हॉलस्टीन गाय का न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में कई सारे इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन होंगे कि इसके साइज कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा, इसकी आंखें कैसी होगी, गाय कैसी होती है, जैसी होती है। तो कई तरीके के इसमें इंफॉर्मेशन थे। इसी में से कोई एक जो था वो किस चीज का इंफॉर्मेशन था कि ये 80 लीटर दूध देती है, यानी इसकी कैपेबिलिटी जो थी 80 लीटर दूध देने की थी। तो ये एक गाय थी हॉलस्टीन, और ये इस प्रॉपर्टीज के वजह से, यानी कई तरीके के इसके जेनेटिकली इंफॉर्मेशन थे, तो इसमें से एक प्रॉपर्टी था कि ये 80 लीटर दूध देती है। इसी तरह फिजिशियन गाय का भी क्या लिया गया, न्यूक्लियस लिया गया। इसमें भी कई तरीके के प्रॉपर्टीज थे, जेनेटिकली प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। लेकिन इसका जो ये वाला दूध वाला था वो कितने लीटर का था, 10 लीटर का था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इससे हॉलस्टीन गाय का ये वाला प्रॉपर्टी जो निकाल के कहां डाल दिया, फिजिशियन गाय में डाल दिया, इसको हटा दिया। तो अब क्या डाल दिया, 80 लीटर गाय वाली का ये दूध वाला जो जेनेटिकली प्रॉपर्टीज था, इस 10 लीटर वाले में को हटा के, 10 वाला हटा के 80 वाला जेनेटिकली इंफॉर्मेशन जो है इसमें फिट कर दिया फिजिशियन गाय में। तो इससे क्या हो गया, अब ये जो गाय होगी कितना लीटर देगी, 80 लीटर नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि 80 लीटर दूध देने के लिए उसकी शरीर की बनावट, उसकी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हाँ, अब ये 10 लीटर भी नहीं देगी और 80 लीटर भी नहीं देगी, ये एवरेज देती है। तो जब ये इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये लगभग एवरेज 80 10 90 माने 2, तो ये लगभग 45 से 50 लीटर दूध देने लगी। तो आपसे अगर कोई पूछे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का क्या नाम है, तो वो है हॉलस्टीन फिजिशियन। तो क्या कहा जाएगा, हॉलस्टीन फिजिशियन। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिशियन की सारी प्रॉपर्टीज ठंडा गर्मी में भी अब रह जाएगी, और ये दूध भी क्या देने लगेगी, 50 लीटर। तो कुल मिला के इसके अंदर क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई। तो इसी को कहते हैं हॉलस्टीन फिजिशियन। भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है, हॉलस्टीन फिजिशियन देती है, 50 लीटर के करीब, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे होता है। तो दो बातें अभी आप लोगों को मैंने बताया,
दो बातें मैंने अभी आप लोगों को बताया। पहली बात क्या बताया कि हमारा जो जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होता है वो कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। बातें क्लियर है? जेनेटिकली इंफॉर्मेशन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब देखिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको फेरबदल शुरू किया। बात समझ में आया? तो जब न्यूक्लियस को बाहर निकाला गया, यानी इस न्यूक्लियस को भी खोला गया, ठीक है, तो इसमें एक पेयर बना था, कई प्रकार के पेयर बने थे और इसी का नाम रखा गया क्रोमोजोम। क्या रखा गया, क्रोमोजोम। तो मानव में देखा गया कि 23 जोड़ा यानी 23 पेयर जो है क्रोमोजोम पाया गया। बात समझ में आ रहा है? अब वो जो क्रोमोजोम था पेयर में था, इस प्रकार का एक्स नुमा आकार का पेयर में 23 जोड़ा क्या था, क्रोमोजोम पाया गया। कहां पे, न्यूक्लियस में। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे ये एक्स नुमा आकृति को देखें और उसे क्या किए, क्रोमोजोम कहें। तो मानव का जो बुरपटीज होता है, मानव में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 46 संख्या में, 46 और पेयर में 23। तो अब सोचिए किसी व्यक्ति में कोई बच्चा पैदा होता है और उसके अंदर कितना हो जाता है, 48 क्रोमोजोम, माने 48 संख्या में, और कितना हो जाता है, 24 पेयर में हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसको कुछ एक्स्ट्रा अंग निकल आएंगे। तो वो कहा जाता है कि उसका जो क्रोमोजोम है गड़बड़ है, तो अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, किसी न किसी प्रकार से अंग से डिफेक्टिव हो जाएगा। तो हमारा 46 है, तो हमारे बच्चे का भी कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए, तभी वो मानव के श्रेणी में आएगा, नहीं तो वो कुछ और श्रेणी में चला जाएगा। तो एक तो आप लोग देखे होंगे किसी का पूंछ निकल जाता है, किसी की 3 आंखें निकल जाती है, तो कुछ ऐसे अंग निकलते हैं, जैसे किसी का 6 उंगल हो जाए, 6 उंगली निकल आती है, तो 6 उंगली वाला तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंग कभी कभी किसी का जेनेटिकली डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, कि वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादातर केस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो ऐसा होता है। तो अब देखिए, तो मानव के न्यूक्लियस के जो मानव का जो सेल देखा गया, ठीक है, मानव का जो सेल देखा गया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर 23 पेयर पाया गया। तो जो हमारे साइंटिस्ट है उस क्रोमोजोम का जो ये, तो अब हम पहले न्यूक्लियस को बड़ा करते हैं, रुक जाइए। देखिए, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया, एक नुमा आकार का 23 जोड़ा जो है क्रोमोजोम पाया गया, ठीक है। अब इसको हम एक क्रोमोजोम को थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिएगा। तो ये एक पेयर क्रोमोजोम को अगर हम जूम करते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिएगा, क्रोमोजोम जो है केंद्र के अंदर पाया जाता है। मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाएगा, क्रोमोजोम पाया जाएगा। और क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, अभी क्लियर करता हूं। और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, अभी क्लियर करता हूं। और जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं और जीनी आनुवंशिकता का आधार होता है। कैसे, देखिएगा। तो पहले हम लोगों ने सेल लिया, सेल में हम लोगों ने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस में हम लोगों ने ये देख रहे हैं क्रोमोजोम। तो ये एक पेयर क्या है, क्रोमोजोम है आपका, एक पेयर क्या है, ये क्रोमोजोम है, ठीक है। अब देखिए इसके बहुत सारे नामकरण किया गया, इसको क्या किया गया, बहुत सारा नाम किया गया। तो इसका जैसे ये ऊपरी वाले अंग को सैटेलाइट कहा गया, ठीक है, ये वाले अंग को क्या कहा गया, सैटेलाइट कहा गया। ये नीचे पूंछनुमा आकृति है, तो इसलिए इसे क्या किया गया, टेलोनोमर कहा गया। पूंछ के जैसा है तो इसे टेलोनोमर कहा गया, ठीक है। और ये बीच वाला जो है हाथ के जैसा है, तो इसे क्या कहा गया, आर्म कहा गया। तो मैंने इसकी आकृति के हिसाब से साइंटिस्टों ने इसका नामकरण कर दिया, लेकिन इसके नामकरण से कोई फर्क नहीं था। साइंटिस्ट जो है बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है। तो क्या किए साइंटिस्टों ने कि जब वैज्ञानिक ने फिर जूम किया, किसको, क्रोमोजोम को, और इसको जो है फाड़ दिया, इसका एक हिस्सा जो है पकड़ के फाड़ दिया। तो इसको जब फाड़े ना, तो देखिए हम इसको फाड़ते हैं, किस प्रकार का आकृति बना। देखिए मैं इसको फाड़ देता हूं, देखिएगा आप लोग को किस प्रकार का आकृति बनता है, मैं दिखाता हूं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, तो पहले तो मैं एक पेयर क्रोमोजोम बना देता हूं। ये एक पेयर क्रोमोजोम हो गया। और साइंटिस्टों ने जब इसको फाड़ा तो, ठीक है, इस प्रकार का आकृति निकला। तो कुल मिला, इसको मैं ढंग से बनाता हूं यार, ये नहीं ढंग से बनेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्या करें, कलर चेंज करते हैं तब ये ढंग से बनेगा। 1 मिनट, इसको छोटा बनाते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। इसमें हो गया ये क्रोमोजोम, 23 पेयर, मानव में 23, ठीक है, मानव में 23 पेयर होते हैं, बंदर में
48 होता है, 24 पेयर होता है, 48 पाया जाता है बंदर चिंपांजी में, ठीक है। वो मनुष्य के काफी मिलता जुलता है, ठीक है। आप लोग उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो मनुष्य जैसा ही होता है, पूंछ एक एक्स्ट्रा होता है इसलिए उसमें 48 होता है, देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसमें से हमने एक क्रोमोजोम निकाल रहे हैं। रुक जाइए, इसको आकृति ढंग से बनाने दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको साइंटिस्टों ने क्या किया, फाड़ दिया। अब फाड़ा तो किस नुमा आकृति बना, देखिए, ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनी। इधर से फाड़ेंगे तो इस प्रकार की आकृति जो है बन गई। तो जब इसको खींचा गया तो देखा गया कि जो ये क्रोमोजोम है, ये क्या है, ये क्रोमोजोम है, एक पेयर क्रोमोजोम है, ठीक है। तो इसको जब साइंटिस्टों ने फाड़ा, खींचा, तो देखा गया कि ये स्प्रिंग नुमा आकृति से बना हुआ है। तो इसको कहा गया जीन। इसको क्या कहा गया, जीन कहा गया। इसको क्या कहा गया, जीन कहा गया, ठीक है। तो इसको खींच दिया गया, अब फिर इसको जब समेट दिया गया तो ये गुलशनुमा जो है ना, स्प्रिंग जैसा, तो इस प्रकार का हो गया। जब इसको समेट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का है। तो इसको कहा गया डीएनए, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस पहले बना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हमने बड़ा किया तो क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम को हमने ज्यादा खींच दिया तो ये बन गया जीन, और जीन को समेट दिए हम लोगों ने, ठीक है, तो ये बन गया डीएनए। तो अब आप बताइए कि हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है न्यूक्लियस के पास है, क्रोमोजोम के पास है, डीएनए के पास है कि जीन के पास है। तो इसमें सबसे छोटी इकाई यानी आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे कि हमारा जो बच्चा होता है वो एक हमारे जैसा ही बच्चा होता है, तो वो आखिर ट्रांसफर किस प्रॉपर्टी से होता है, तो जीन वो प्रॉपर्टी जो होता है जिसके वजह से क्या होता है, हमारा बच्चा हमारे जैसा ही होता है। यानी मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, चिंपांजी का बच्चा चिंपांजी होता है, किसके वजह से, जीन के वजह से, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के बाद इसको हमने फैला दिया, तो ये फैला बड़ा बहुत ज्यादा फैला दिए तो ये एक जीन बन गया, ठीक है, ये जीन हो गया। इसको जब समेट दिए तो ये डीएनए बन गया, ये जो है क्रोमोजोम बन गया। बातें समझ में आ रही होगी। देखिए, तो जब वैज्ञानिक ने फिर जूम किया किसको, डीएनए को, ठीक है, माने इसको जूम करके खींचा तो इसमें देखा ये स्प्रिंग नुमा आकृति से बना हुआ था, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई थी, ठीक है। इसको जीन नाम दिया गया। बातें समझ में दिया, तो इसलिए इसको जीन कहा गया। फिर इस जीन को सिकुड़ा दिया गया, यानी अब इस जीन को सिकुड़ देंगे, क्या करेंगे, सिकुड़ा दिया जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसी कॉम्प्लेक्स आकृति को क्या कहते हैं, डीएनए कहा जाता है, ठीक है। समेट दिया तो इसे ही क्या कहा गया, डीएनए कहा जाता है। और डीएनए को अगर हम समेट देंगे अब इस प्रकार का, ये आ गया इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया क्रोमोजोम, डीएनए, जीन, ठीक। तो आपसे एक प्रश्न पूछता है, अब प्रश्न क्या पूछता है कि हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कोड का, ये बात एक ही है, किसके पास रहता है। यानी मनुष्य का लड़का बच्चा जो होता है मनुष्य ही होगा, चिंपांजी का बच्चा जो चिंपांजी होगा वो किस कारण से होता है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा, न्यूक्लियस के कारण, क्रोमोजोम के कारण, एग्जैक्ट जवाब दीजिएगा, डीएनए के कारण कि जीन के कारण, जीन के कारण, ठीक है, जीन के कारण, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है आगे, ठीक है। तो जीन के वजह से ही क्या होता है, हमारा बच्चा जो होता है हमारे जैसा ही होता है, ठीक है। तो आनुवंशिकता का आधार क्या हो गया, जीन हो गया। और यही चीजें यहां पे लिखी गई है, देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूं। देखिए, तो क्रोमोजोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोजोम कहां होता है, न्यूक्लियस, ये केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। अब क्रोमोजोम के अंदर क्या हो गया, डीएनए हो गया, मैंने बताया। और डीएनए के अंदर क्या हो गया, जीन हो गया। अब जीन क्या होता है, माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होता है, वंश को आगे बढ़ाना। जानते हैं आप लोग, आपका बेटा, फिर बेटा का बेटा, फिर बेटा का बेटा, तो वही वंशानुगत कहलाता है। तो अनुसानुगता का यानी वंशनिकता का आधार क्या हो गया, जीन हो गया। आपको उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग अगर किसी चीज में परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो हमें जीन में परिवर्तन करना होगा। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, कि जीन में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे कि ये लीजिए, ये मान लेते हैं कि किसी मनुष्य का क्या है, न्यूक्लियस है,
तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम पाया जाएगा। अब इस क्रोमोसोम को बाहर निकाल लिया गया, इस क्रोमोसोम को क्या कर लिया गया? बाहर निकाल लिया गया। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। और इस क्रोमोसोम को जब खींचा गया तो इस प्रकार का, ठीक है, और इधर से खींचा गया तो इस प्रकार का आकृति बना। तो कुल मिला के यहां पे जो ये जीन बन रहा है ये, ठीक है, मैं जीन बनाता हूं केवल, ठीक है, ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये देखिए क्रोमोसोम बन जा भैया, ठीक है, ये जीन हो गया। अब इसको खींचा गया तो इस प्रकार का आकृति बना और एक इस प्रकार का आकृति बना। तो ये हो गया हमारा एक पेयर क्या? जीन हो गया। तो अब बताइएगा ये जीन है और यहाँ पे स्प्रिंग नुमा जो आकृति वो डीएनए है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई परिवर्तन करना है तो यानी किसी के जीन में यहाँ पे, यानी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ये 10 प्रकार की, किसी के जीन में 10 प्रकार की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, 10 प्रकार की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब इसमें से कोई एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल के बदल दिया जाए, अगर एक इसमें से निकाल के बदल दिया जाए तो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन बदल गया कि नहीं बदल गया? तो भारत सरकार ने किसी मानव या जानवर पर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन यानी जीएम पर क्या लगा रखा है? बैन लगा रखा है। अब एक मूवी देखे होंगे क्रिस 3, क्या देखे होंगे? क्रिस 3। अब सोचिए कि लैब में एक मनुष्य का सेल लिया जाए और उस सेल से न्यूक्लियस लिया जाए और न्यूक्लियस से क्रोमोसोम लिया जाए और क्रोमोसोम से डीएनए और डीएनए से जीन लिया जाए और उस जीन में क्या किया जाए? उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाए। यानी कि एक मनुष्य के सेल में एक शेर का, मान लेते हैं शेर का क्या डाल दिया जाए? एक जेनेटिकली जो है जीन इसमें लाके डाल दिया जाए, एक प्रॉपर्टी हटा के एक शेर का जीन वाला प्रॉपर्टी इसमें डाल दिया जाए। तो अब जो मनुष्य होगा वो शेर जैसा हो सकता है, उसकी दांत निकल आए, या शेर जैसा उसमें शार्पनेस आ जाए, या शेर जैसी ताकत आ जाए, यानी जो प्रॉपर्टीज यहां पे डाली जाएगी वो प्रॉपर्टीज मनुष्य में आ जाएगा। तो ये जो है इसका दुरुपयोग हो सकता था। तो आप देखेंगे क्रिस 3 में एक काल नाम का गुंडा है, ठीक है, तो वो क्या करता है? मानवर बनाता है, मानवर, ठीक है, जानवर नहीं, मानव नहीं, मानवर बनाता है। यानी कि मानव और जानवर का मिक्सअप करके मानवर बनाता है। तो वो क्या करता है? छिपकली का, मनुष्य का डीएनए मिलाते रहता है, जीन को मिला के एक नया बना देता है। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव या जानवरों पे करने को प्रतिबंधित कर दिया। यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो है आप फल और सब्जी के लिए कर सकते हैं। तो बीटी बैगन, बीटी कपास, ये सब क्या है? हाइब्रिड है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनके उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये सारा प्रयोग जो है जानवरों और मनुष्यों पे नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जीएम क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहां किया जाएगा? जीन में ही किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं डीएनए को, ठीक है, उसके बाद देखेंगे आरएनए को। तो देखिए साइंटिस्ट जो थे ना वो बैठने वाले तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इस जो आकृति जीन को और ज्यादा खोलने का प्रयास किया। तो देखिए इन्होंने आगे खोला तो क्या मिला, देखिए पहले ये एक पेयर क्रोमोसोम बना लेते हैं, बार बार ये बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग खोल भी देते हैं। यार ये बनता नहीं है मेरे से बढ़िया ढंग का बना के रहेंगे, रुक जाइए आप लोग। ठीक है, एकदम मस्त पेयर बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इसको हम लोगों ने खोला तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना जिसे जीन कहा गया, और यहाँ पे घुस इसको अगर समेट देंगे तो ये डीएनए बन जाएगा। तो अब देखिए इसी में देखेंगे तो जीन को भी इन्होंने क्या किया, जूम करके देखा। सब जीन को भी क्या किया, जूम करके देखा। तो इसमें 4 चीजें पाई गई। क्या पाई गई? 4 चीजें पाई गई जीन के अंदर। वो 4 चीजें क्या थी? तो एक था एडेनिन, थाइमिन और ग्यूनिन और साइटोलिन। मैं लिखा हुआ नाम यहां पे दिखा दूंगा। तो इसमें 4 तत्व पाए गए, तत्व नहीं यानी 4 जो है इसमें पदार्थ जो है पाए गए। कौन सा था? एडेनिन, थाइमिन और जियोनिन और साइटोसिन, 4 तत्व इसमें पाया गया।
तो अब आप बताइए कि किसी व्यक्ति में जो ये गुण होता है, आनुवंशिकता का गुण होता है, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होता है, वो क्रोमोजोम में होता है कि डीएनए में होता है कि जीन में होता है कि जीन के अंदर क्या ये न्यूक्लियोटाइड जो पाया जाता है, इसको क्या कहा गया, न्यूक्लियोटाइड कहा गया। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। यहां पे नाम लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो जब जीन को साइंटिस्टों ने और फाड़ा तो इसके अंदर देखा कि न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। ये जो आकृति दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, और न्यूक्लियोटाइड के 4 प्रकार दिखाया। तो इसमें 4 प्रकार न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन सा था, तो एक था एडेनिन, थाइमिन, और दूसरा था ग्वानिन और साइटोसिन, यानी कि एटी क्या बोलेंगे, एटीजीसी। ठीक है, तो एटीजीसी में तो डबल बॉन्ड है होता है, और ये ग्वानिन और साइटोसिन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब कि किस मजबूती से ये पकड़ा हुआ है, तो बॉन्ड। तो एटी में डबल बॉन्ड और जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराता हूं, ध्यान से सुनिए, पूरा दिमाग का दही हो गया होगा, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, मैंने अभी तक जो बातें बताई रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहली बात बताई कि हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस में ही परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, किसी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन बदल सकते हैं। फिर मैंने कहा कि जब न्यूक्लियस को साइंटिस्टों ने लैब में क्या किया, जूम करके देखा, तो उसमें देखा कि मनुष्य के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम। वो क्रोमोजोम कितने पाया जाता है, 23 के पेयर में पाया जाता है। मनुष्य के अलग अलग होता है, तंबाकू में अलग होता है, चिंपांजी में, सबका अलग होता है। ठीक है, तो मनुष्य में 23 पेयर क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो जब इस एक क्रोमोजोम को जूम किया गया, इसको जब क्रोमोजोम को और लंबा खींच दिया गया, तो यहां पे जीन निकल गया। जीन को जब सिमटा दिए, सिकुड़ गया, तो इसी सिकुड़ी हुई आकृति को डीएनए कहा गया। तो साइंटिस्टों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया, जीन को फिर से माइक्रोस्कोप से देखा। तो एक तो सेल नहीं दिखता है, हम लोग को सेल नहीं दिखता है, अपनी आंखों से हम लोग सेल नहीं देख सकते। अब बताइए, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को फिर फाड़ के देख रहा है तो डीएनए, उसके बाद जीन। तो सोचिए इसको हम लोग कितना क्रिटिकल काम है। तो जीन को इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो इन्होंने देखा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये होता है न्यूक्लियोटाइड। आज जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 4 प्रकार का होता है, एडेनिन, थाइमिन, ज्यूनिन और साइटोसिन। अजीब सा नाम है, मैं लिखा हुआ आपको दे दूंगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये एडेनिन होगा, ये थाइमिन होगा, ये ग्यूनिन होगा, ये आपका साइटोसिन होगा, तो ऐसा नहीं है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूं, देखिए। ठीक है, यही है ना स्ट्रक्चर, यही है ना। तो देखिए कैसे है, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये हो गया आपका एडेनिन, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, थाइमिन, और ये हो गया आपका क्या, ग्यूनिन, और ये लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया आपका साइटोसिन, साइटोनिन। यानी कुल मिला के ये अलग अलग नहीं होता है, यानी हम लोग जल्दी में इसको इस तरह खींच देते हैं, लेकिन ये एडेनिन, थाइमिन ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे जुड़ा रहता है। बातें समझ में आया। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंतर्गत क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंतर्गत क्या निकलेगा, डीएनए, डीएनए के बाद निकलेगा जीन, और जीन के अंदर जो है ये क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है 4 प्रकार, एडेनिन, ठीक है, थाइमिन और ग्यूनिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये 4 जो है ना, ये 4 जो है इस प्रकार के जोड़े होते हैं। तो अब आप बताइए कि अगर आनुवंशिकता का आधार अगर हम लोग किसे माने, क्या नाम है, आनुवंशिकता का आधार अगर हम लोग इसको मानते हैं, न्यूक्लियोटाइड को किसे मानते हैं, न्यूक्लियोटाइड को, यानी इसको पूरा मानते हैं। तो आप बताइए अगर किसी के जीन से केवल एक न्यूक्लियोटाइड निकाल देंगे तो क्या एक पूरा गुण उसके में ट्रांसफर होगा, नहीं, क्योंकि ये पूरा एक जो साइकिल है ना, एक गुण को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें टोटल एक गुण होता है। ठीक है, एक गुण जो है इसमें होगा, यानी किसी आंख का गुण होगा तो ए गुण यहां पे पूरा। अब मानते हैं कि ए गुण इसमें से निकालिए देंगे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो इसीलिए कहा जाता है जीन जो होता है बेसिक होता है।
ठीक है, यानी तो आनुवंशिकता का आधार क्या होता है, जीन होता है, ना कि न्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कैसे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो डीएनए बन गया किससे, जीन से। और जीन किससे बन गया, डीएनए से जीन, डीएनए से जीन, और जीन से किससे बन गया, न्यूक्लियोटाइड। जीन से क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड। तो वो न्यूक्लियोटाइड जो होता है चार होता है, चार में कौन होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्यूनिन और साइटोनिन। तो जो एडेनिन होता है और साइमिन होता है, तो एडेनिन और थाइमिन में डबल बंड होता है, ठीक है, और जी में जो होता है ट्रिपल बंड होता है, इसी को कहते हैं एटीजीसी, 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 याद रखिएगा, एटीजीसी याद रहेगा, एटीजीसी। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है चार होते हैं, एटीजीसी। तो एटी में होता है डबल बॉन्ड और जीसी में होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक मुझे लगता है, उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डीएनए की संरचना में, जो डीएनए की संरचना होती है, जो ये ऐसे ऐसे घुसराया रहता है, तो डीएनए की संरचना में दो धागा होता है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक धागा, ठीक है, और ये एक ऊपर वाला धागा, ये ऊपर वाला धागा। तो ये दो धागा आपको दिखाई दे रहा है, एक इधर से और एक इधर से। तो डीएनए की संरचना में दो धागा होता है, और इसी कारण इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, या इसी का मॉडल है जिसे क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स। तो इसको डीएनए को क्या कहा गया, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड मॉडल, क्योंकि इसमें दो धागा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए आरएनए क्या होता है। तो आरएनए जो होता है ना, तो आरएनए के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको बीच में से काट दीजिए, बीच में से क्या कीजिए, काट दीजिए। तो बीच में से कैसे काटे हम, बीच में से कैसे काटें, यानी देखिए ये नीचे वाला को मिटा दीजिएगा, तो ये आरएनए हो गया। यानी आरएनए क्या हो गया, आपका आधा स्ट्रक्चर जो होगा आरएनए हो जाएगा। अब इसको मैं गूगल के फोटो से आपको दिखाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, देखिएगा।